आईयूडीज। तो ध्यान से पढ़ते हैं क्या, आईयूडी। तो आईयूडीज क्या है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ठीक है, आईयूडीज क्या है, कॉन्ट्रोसेप्टिव मेथड का कॉन्ट्रोसेप्टिव मेथड है, और इसे बोलते क्या है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, जो कि इम्प्लांट किया जाता है किसके, फीमेल। ठीक है, ये तो आपको पता है, यूटेराइन आ रहा है तो यूट्रस किसमें मिलता है, यूट्रस केवल और केवल फीमेल में ही प्रेजेंट होता है, इसलिए ये क्या है आपका इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस है, मीन्स यूट्रस में फिट किया जाता है। अब इसमें जो मैंने आपको बताए थे 3 टाइप के थे, एक थे नॉन मेडिकेटेड, दूसरे थे आपके कॉपर्टी, और तीसरा था आपका कौन सा, हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज। तो इन तीनों का जो प्रिंसिपल है काफी इंपॉर्टेंट है, ये समझिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आईओडीज के प्रिंसिपल आपके पूछे जाते हैं कि ये कैसे फंक्शनिंग करती है। तो आईओडीज के हम प्रिंसिपल पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ आईयूडीज। ठीक है, तो सबसे पहले था आपका कौन सा, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। ठीक है, तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज है, इसका जो प्रिंसिपल है ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, ये बेस्ड होता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। ठीक है, मैं लिख देती हूँ क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है, in the principle of phagocytosis of sperm, phagocytosis of sperm की phagocytosis के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल क्या है, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। अब फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है एनगल्फ कर लेना। ठीक है, क्या कर लेना, एनगल्फ कर लेना, यानी कि निगल जाना। तो ये जो आपकी नॉन मेडिकेटेड आयोडीज हैं, ये फैगोसाइटोसिस कर लेती हैं स्पर्म का। ठीक है, ये कहाँ पर लगी होती हैं, ये फिट होती हैं यूट्रस में। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये फीमेल का यूट्रस है, ये यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग है। ठीक है, ये यूट्रस है, यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग है, और यहाँ पर लगी हुई है क्या, आईयूडी। ठीक है, ये है आईयूडी। तो ये आईयूडी क्या करती है, जैसे यहाँ से स्पर्म, ठीक है, यहाँ से जैसे ही स्पर्म एंटर करते हैं, इन स्पर्म को एनगल्फ कर लेती है, निगल लेती है। और जब स्पर्म को निगल लेती है तो स्पर्म आगे नहीं पहुंच पाते, क्योंकि आपको पता है जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पर। ये क्या है, एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन में होता है। तो अब समझिए स्पर्म है, ये क्या है, स्पर्म है। जब तक स्पर्म यहाँ नहीं पहुंचेंगे तब तक नहीं होगा क्या, फर्टिलाइजेशन। तो ये जो आईयूडी है, आईयूडी तो जस्ट यहीं पर लगी हुई है, तो ये स्पर्म को आगे नहीं जाने देती। ठीक है, और जब स्पर्म को आगे नहीं जाने देगी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यानी कि जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल रहेगी। समझ रहे हैं इतनी बात। तो ये है इसका कौन किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है, फैगोसाइटोसिस के प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। और इसमें जो स्पर्म है उनको निगल लिया जाता है इससे रिलीज होने वाले कुछ केमिकल्स से। ठीक है, अरे क्या हो गया, क्यों भाई, स्क्रीन क्यों नहीं आ रही है, क्या हुआ रौनक, देखिए जरा डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट करिए। अब देखिए नेक्स्ट है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट है आपका नॉन मेडिकेटेड आयोडीज हो गया। अब दूसरा कौन सा था आपका, कॉपर टी। ठीक है, कॉपर टी। कॉपर टी वास्तव में क्या होता है, एक टी अल्फाबेट, जो टी आपका अल्फाबेट होता है ना, टी अल्फाबेट की शेप का कॉपर का बना हुआ आपका एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट तो नहीं बोलेंगे, डिवाइस बोलेंगे, जिसे कि यूट्रस में फिट कर दिया जाता है। ठीक है, कुछ इस टाइप का होता है। और
कुछ इस टाइप का होता है जिसे यूट्रस में फिट कर दिया जाता है। इसका जो प्रिंसिपल है, इसका प्रिंसिपल क्या है? इट रिड्यूसेस, या फिर हम लिखें कॉपर आयंस, कॉपर आयंस रिड्यूसेस मोबिलिटी of sperm and also suppress suppresses sperm and also suppresses the fertilization capacity of sperm। स्पर्म की जो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी है उसे सप्रेस कर देता है, मींस काफी कम कर देता है, ठीक है। और दूसरा आपका क्या करता है? कॉपर आयन मोबिलिटी ऑफ स्पर्म, स्पर्म की मोबिलिटी को भी कम कर देते हैं, ठीक है। तो जो आपकी कॉपर टी है, कॉपर टी, एक मिनट बेटा, ये हो क्या रहा है? आप लोग बाहर निकल जाते हैं फिर आ जाते हैं। आप लोगों के यहाँ क्या कुछ नेटवर्क इश्यू चल रहा है, हो रहा है क्या बहुत ज्यादा? क्योंकि आज मेरे यहाँ भी सुबह भी फिजिक्स की क्लास में भी नेटवर्क इशू काफी हो रहा था, और अभी भी आप लोग बार बार बाहर अंदर, मीन्स क्लास लीव हो जाती है, फिर मुझे एडमिट करना पड़ रहा है। चलिए बने रहिए, क्योंकि मैं जब ध्यान नहीं दे पाती तो आप लोग बाहर ही रह जाते हैं। तो देखिए कॉपर टी है, दोबारा से समझ लो, काफी इंपॉर्टेंट है। कॉपर टी क्या है? कॉपर टी का प्रिंसिपल है कॉपर आयंस रिड्यूसेस मोबिलिटी ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म की मोबिलिटी को कम कर देते हैं, ठीक है। जो स्पर्म है, स्पर्म की मोबिलिटी को कम कर देते हैं, जिसके कारण स्पर्म आगे नहीं बढ़ पाते। जब स्पर्म रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं आगे बढ़ पाएंगे, मींस एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन तक नहीं पहुंचेंगे, तो क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इसके दो हैं, ठीक है। कॉपर आयंस क्या करता है? एक तो रिड्यूस कर देता है मोबिलिटी ऑफ स्पर्म को, और दूसरा सप्रेस, मींस वही रिड्यूस कर देता है फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को। अब जो स्पर्म अभी इतनी तेज स्पीड से भाग भाग के और कहां तक पहुंच रहे थे? एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन तक पहुंच रहे थे। लेकिन जैसे ही कॉपर टी का यूज होता है तो कॉपर आयंस उन स्पर्म को आगे नहीं बढ़ने देते, हम नहीं जाने देंगे तुमको। लेकिन इससे बचकर भी अगर कोई स्पर्म पहुंच जाता है कहां पर? एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन तक, तो उसकी जो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी है, वो बिल्कुल सप्रेस हो चुकी होती है। मींस अब उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो जोना पैलिसिडा को टक्कर मार के और क्या कर दे, उसे रैप्चर कर दे और आपका फर्टिलाइजेशन कर दे, ठीक है। क्योंकि जब तक जोना पैलिसिडा, जो कि आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, ये आपको पता है ना, पूरा मैं पढ़ा चुकी हूँ कि जो ओवा है, ओवा की जो आउटर कवरिंग है काफी हार्ड होती है। इसी आउटर कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? जोना पैल्यूसिडा। तो इस जोना पैल्यूसिडा को रैप्चर करना जरूरी है। तो ये जो स्पर्म है, स्पर्म की मोबिलिटी इतनी कम हो चुकी होती है, साथ के साथ स्ट्रेंथ इतनी कम हो चुकी होती है कि अगर कोई स्पर्म यहाँ तक पहुंचता भी है तो वो इस जोना पैल्यूसिडा को रैप्चर नहीं कर पाता। और ये सब करता कौन है? इसकी मोबिलिटी को, स्पर्म की मोबिलिटी को, स्ट्रेंथ को कौन कम कर देता है? कम कर देता है कॉपर आयंस। और ये जो कॉपर आयंस है, ये रिलीज कौन करता है? ये रिलीज करता है कॉपर टी, जो कि एक आईओडी है। आईओडी समझते हैं ना, आपका इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है। तो ये फंक्शन है, ये सॉरी प्रिंसिपल है किसका? ये प्रिंसिपल है कॉपर टी का। अब बात करते हैं, तीसरा है आपका, तीसरी जो आईओडी थी, थर्ड आईओडी। तो फर्स्ट आईओडी है, आपने उस दिन भी पढ़ी होगी, ये सेकेंड आईओडी है, और थर्ड आईओडी थी, तीसरी आईओडी थी बेटा कौन सी? हार्मोन रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, ठीक है। तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज क्या है? हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज क्या होती हैं? हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज क्या है? ये भी बिल्कुल वही है, मींस डिवाइस है जो यूट्रस में फिट की जाती हैं। बस ये क्या करती है? ये हार्मोन रिलीज करती हैं। तो ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं? दे रिलीज हार्मोन
hormone which seizes the entry of sperm in uterus through cervical canal या cervix, through cervix, and also inhibit implantation. सुनिए, ये भी बेटा कैसे काम करती हैं? जो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज हैं, ये ऐसे हार्मोन सीक्रेट करती हैं, दे रिलीज हार्मोन विच सीजेस द एंट्री ऑफ स्पर्म इन यूट्रस थ्रू सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स आपको याद होगा, यहाँ पर इस तरीके से यूट्रस था और यहाँ पर क्या प्रेजेंट था? सर्विक्स प्रेजेंट था। तो सर्विक्स के अंदर स्पर्म की एंट्री को प्रिवेंट करती है। ठीक है, स्पर्म को अंदर नहीं जाने देंगे, वहीं के वहीं स्पर्म को खत्म कर देंगे। लेकिन अगर कोई स्पर्म पहुंच भी जाता है, फर्टिलाइजेशन भी कर लेगा, तो ये यूटेराइन एंडोमेट्रियम को इस टाइप से बना देती हैं कि उसमें अब इम्प्लांटेशन नहीं होगा। और जब इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो भाई बेबी का फॉर्मेशन नहीं होगा, वो उसी ब्लास्टोसिस स्टेज में ही क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनकी पूरी आपकी प्रिंसिपल है, किस तरीके से ये पूरी तरीके से फंक्शनिंग करती हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि ये किस तरीके से फंक्शनिंग करती हैं। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज हैं, ये ऐसे हार्मोन रिलीज करती हैं जो कि यहाँ से सर्विक्स से स्पर्म की एंट्री को रोक देता है। अगर कोई स्पर्म अंदर पहुंच भी जाता है, फर्टिलाइजेशन कर भी लेता है, तो ये यूटेराइन एंडोमेट्रियम को इस तरीके से बना देती हैं कि यूटेराइन की जो एंडोमेट्रियम है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है, उसमें इम्प्लांटेशन की प्रोसेस नहीं होती, इनिबिट द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन। ठीक है, ये इम्प्लांटेशन की प्रोसेस को रोक देती हैं। तो इस तरीके से ये बर्थ को कंट्रोल करती हैं, पॉपुलेशन को कंट्रोल करती हैं। आई थिंक ये तीनों आपकी समझ में आ गया होगा। ये नॉन मेडिकेटेड, ध्यान से सुनिएगा, फैगोसाइटोसिस करती हैं, मींस स्पर्म को निगल जाती हैं। कॉपर्टी है, ये स्पर्म को चलने ही नहीं देती। जब स्पर्म चलेगा नहीं तो आपका फर्टिलाइजेशन साइट तक नहीं पहुंचेगा और वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और अगर किसी तरीके से पहुंच भी जाता है तो उसमें इतनी शक्ति नहीं होती है, इतनी ताकत नहीं रहती है कि वो जोना पैलिसिडा को तोड़कर और ओवा के साथ फ्यूज कर ले स्पर्म। ये काम है कॉपर्टी का। अब ये था तीसरा, हार्मोन रिलीजिंग। ये क्या करते हैं? एंडोमेट्रियम को इस तरीके से बना देते हैं कि उसमें इम्प्लांटेशन ना हो, और दूसरा स्पर्म की एंट्री को रोकते हैं उसकी फर्टिलाइजेशन साइट तक जाने से। तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे हम पढ़ेंगे। ओके, चलिए, और जरा बताइए, तीनों के प्रिंसिपल आपको समझ में आ गए हैं? तीनों प्रिंसिपल बेटा समझ में आए हैं? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जरा यस लिखिए अगर समझ में आ गए तो। ओके, नम्रता, चिराग, ठीक है। ओके, वैष्णवी, श्वेता, सौम्या, ठीक ठीक ठीक। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आगे था ओरल कॉन्ट्रोसेप्टिव, है ना? नेक्स्ट कौन सा था? आयोडीज हो गए, अब आता है ओरल कॉन्ट्रोसेप्टिव। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, यहाँ से एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का काफी पूछा जाता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या है? ऐसी दवाइयां जो खाई जाए, ओरली खाई जाए। ठीक है, कोई डिवाइस नहीं है कि कहीं पर इम्प्लांट आपने कर दी। ये ऐसी दवाइयां हैं जिन्हें कि ओरली इनटेक किया जाता है, और ओरली इनटेक करने के कारण इन्हें जनरली क्या कहा जाता है? पिल्स कहा जाता है। ठीक है, तो और हाँ, एक बात और, ये भी केवल और केवल कौन यूज कर सकती है? फीमेल। तो आप लिख सकते हैं ओरल कॉन्ट्रोसेप्टिव में फर्स्ट क्या पॉइंट आएगा आपका? it is only used by females,
ठीक है, इसे केवल और केवल कौन यूज कर सकता है बेटा? फीमेल से यूज कर सकती है। दे आर, दूसरा लिख सकते हैं, दे आर कॉमनली known as pills। ठीक है, इन्हें कॉमनली क्या कहा जाता है बेटा? पिल्स कहा जाता है। पिल्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये ओरली इनटेक की जाती हैं। ठीक है, तीसरी बात है, ये लेस साइड इफेक्टिव होती हैं, लेस साइड इफेक्टिव। ठीक, ये बहुत कम साइड इफेक्ट कॉज करती हैं। इनके साइड इफेक्ट होने के जो चांसेस है काफी कम होते हैं। जैसे कि जो आईओडीज है ना, आईओडीज बहुत सारी रिएक्शन कर जाती हैं, लोगों को सूट नहीं करती हैं। ठीक है, स्वेलिंग वगैरह हो जाती है यूट्रस में, या फिर ब्लीडिंग होने लगती है यूट्रस से। तो आईओडीज क्या है भाई? नेचुरल सी बात है, कोई डिवाइस अगर आपकी बॉडी के अंदर एंटर करा दी जाएगी तो नेचुरल सी बात है एडवर्स इफेक्ट डालेगी। ठीक, तो जो आईओडीज हैं अधिकतर लोगों को सूट नहीं करती, लेकिन जो ये है मेडिसिन है, मेडिसिन के जो साइड इफेक्ट हैं ज्यादा नहीं होते, क्योंकि ये ओरली इनटेक की जाती हैं। तो ये कैसी होती हैं? लेस साइड इफेक्टिव होती हैं। इनके जो साइड इफेक्ट हैं वो कैसे होते हैं? काफी ज्यादा कम होते हैं। और इसमें होता क्या है भाई? तो दे कंटेन हार्मोन लाइक प्रोजेस्ट्रोजन like progestogen or progestogen estrogen mixture। ये इसमें क्या प्रेजेंट होता है? दे कंटेन हार्मोन लाइक प्रोजेस्ट्रोजन। ठीक है, इसमें आपका एक हार्मोन होता है, प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन है। ये एक सिंथेटिक स्टीरॉयड है, जस्ट आपका किसकी तरह? प्रोजेस्टिरोन की तरह। तो जैसे प्रोजेस्टिरोन अगर बॉडी में प्रेजेंट होता है तो ओव्यूलेशन को रोकता है, तो बिल्कुल वैसी इन पिल्स में भी क्या होता है? प्रोजेस्ट्रोजन है। प्रोजेस्ट्रोजन क्या है? एक सिंथेटिक स्टीरॉयड हार्मोन है। क्या है? एक सिंथेटिक स्टीरॉयड हार्मोन। तो इस सिंथेटिक स्टेरॉयड हार्मोन के होने के कारण ये बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज कर देता है, जिससे कि ओव्यूलेशन नहीं होता। और जब ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, मींस ओवा ही नहीं होगा, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी निल होंगे। ठीक, तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है? हार्मोन प्रेजेंट होता है। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का मिक्सचर। ठीक है, चलिए अब इसमें जो ये पिल्स हैं, पिल्स कैसे इनटेक करते हैं? डेली, जो आपकी 21 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल से स्टार्ट करके और कब तक? 21 डेज तक डेली के डेली पिल्स लेना पड़ता है, तब जाके ओव्यूलेशन रुकता है। और अगर इसमें बीच में गैप हो जाता है पिल्स में, तो हो सकता है कि ओव्यूलेशन हो जाए और जो प्रेगनेंसी उसके चांसेस बन जाएं। तो ये जो है क्या आपका ओरल कॉन्ट्रोसेप्टिव मीन्स इट इज स्टार्टेड from first fifth days of menstrual cycle and up to 21 days। ठीक है, इसे स्टार्ट किया जाता है कब? फर्स्ट 5th डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का मेंस्ट्रुअल फेज होता है वहां पर इसे स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद 21 डेज तक लगातार इसे लेना पड़ता है। किसे? प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन के मिक्सचर, यानी कि कॉन्ट्रोसेप्टिव पिल्स को। ठीक है, तो ये है आपका क्या? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जो कि काफी इफेक्टिव और लीस्ट साइड इफेक्टिव है। अब इसमें जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है, एक है आपका सहेली। ठीक है, मैंने नाम भी बताया था, क्या है? सहेली। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट यू मीन बाय सहेली एंड व्हाट इज द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सहेली। तो सहेली क्या है? सहेली मीन्स इट इज अ oral contraceptive oral contraceptive pill which is non-steroid in nature। and स्टीरॉयड नहीं है तो क्या होगा?
नो cause any not cause any side effect and made up by उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, देखिएगा सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो इट इज अ ओरल कॉन्ट्रोसेप्टिव, एक ओरल कॉन्ट्रोसेप्टिव है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार रिपीट है, विच इज नॉन स्टीरॉयड। ये स्पेशलिटी क्या है, सहेली में स्पेशलिटी है कि इसमें स्टीरॉयड हार्मोन प्रेजेंट नहीं होते, और आपको पता है ना स्टीरॉयड हार्मोन अगर कोई इंटेक करता है तो वो बॉडी पर बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। ओके, ग्रीन मार्कर से नहीं लिखना है, ठीक है बेटा, ग्रीन मार्कर से नहीं लिखना है। तो जो आपके इट इज अ ओरल कॉन्ट्रोसेप्टिव, ठीक है, मैंने ब्लैक ले लिया, अब ग्रीन रख ही दिया। ओरल कॉन्ट्रोसेप्टिव पिल है जो कि नॉन स्टीरॉयड है, इसमें कोई भी तरीके के हार्मोन नहीं मिलते, और हार्मोन नहीं मिलने के कारण किसी भी टाइप का कोई साइड इफेक्ट कॉज नहीं करता। ठीक है, आपको पता है स्टीरॉयड हार्मोन बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट डालते हैं, इनफैक्ट इस समय ब्लैक फंगस बहुत चल रहा है। ठीक है, आपने सुना होगा ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, क्रीम फंगस, है ना, ये 4 फंगस इंडिया में मिल चुके हैं। तो जो ब्लैक फंगस है, ब्लैक फंगस उन लोगों को ज्यादा हो रहा है जो कि जिन्हें डायबिटीज है या कोरोना हो चुका है, या जिन्होंने बहुत ज्यादा अमाउंट में स्टीरॉयड लिए हुए हैं। ठीक है, आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, न्यूज में भी सुना होगा, नहीं सुना है तो अब सुन लीजिए कि अधिकतर जो ब्लैक फंगस है उन लोगों को अधिक हो रहा है जिन्होंने स्टीरॉयड ली, यानी कि स्टीरॉयड हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देते हैं। तो जो सहेली है ना, जो एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, इसमें स्टीरॉयड नहीं मिलते। ठीक है, और हम लोगों के लिए थोड़ा सा गर्व की बात है कि इसे बनाया किसने है, कुछ अच्छा किया है यूपी गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो इसे जो ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, नेशनल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, इसके द्वारा सबसे पहले बनाया गया था। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी आपकी वैक्सीन है ना, कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड, कोवैक्सिन, ठीक है, ये सब इंडिया में ही बनी है। तो बिल्कुल वैसे ही एक नॉन स्टीरॉयड पिल है सहेली, जो कि एडवर्स इफेक्ट नहीं डालती, ये इंडिया में तो सही, यूपी में और बनी है। ठीक है, लखनऊ की जो है आपका ड्रग इंस्टीट्यूट, वहां पर इसे बनाया गया है। ठीक, तो इसका आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया। अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे कि ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो इसका जो प्रिंसिपल है, ठीक, प्रिंसिपल सभी के आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है इट इनहिबिट ओव्यूलेशन। दिखाई दे रहा है ना ये वाली लाइन? हाँ, ये क्या करता है बेटा, ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, मैंने बताया ना, इसमें प्रोजेस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्ट्रोजन बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल इंक्रीज कर देता है, जिससे कि ओव्यूलेशन नहीं होगा, प्रोजेस्टेरोन बना रहेगा। और आपको पता है ना प्रोजेस्टेरोन किससे मेंटेन रहता था, कॉर्पस ल्यूटियम से, और कॉर्पस ल्यूटियम जब तक बना रहता है तब तक ओवरी के अंदर फर्दर ओव्यूलेशन नहीं होता था। ठीक है, तो बिल्कुल वही कहानी है यहाँ पर कि ये इनहिबिट ओव्यूलेशन, ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट करता है। ठीक है, किस कारण से करता है, ये इसका कारण है, इसमें ओव्यूलेशन नहीं होता, जिसके कारण ओवा का फॉर्मेशन नहीं होगा, और ओवा का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल है इट इनहिबिट ओव्यूलेशन। और क्या है, इट ऑल्सो इनहिबिट इम्प्लांटेशन। ठीक है, ये क्या करता है बेटा, इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करता है, कि अगर किसी तरीके से ओव्यूलेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो अब इम्प्लांटेशन नहीं होगा, मींस ब्लास्टोसिस्ट है उसी स्टेज में वो खत्म हो जाएगा। आगे यूटेराइन एंडोमेट्रियम को इस तरीके से बना देता है जो कि आपकी सही नहीं होती है इम्प्लांटेशन के लिए। ठीक है, तो ये इम्प्लांटेशन को भी क्या कर देता है बेटा जी, ये इनहिबिट कर देता है। थर्ड है, ये एक और काम करता है, इट ऑल्सो चेंज क्वालिटी ऑफ म्यूकस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म इन सर्विक्स तो सुनिएगा, ये तीसरा काम क्या करता है, इट ऑल्सो चेंज
क्वालिटी ऑफ म्यूकस, ये यूट्रस में आपको पता है ना, यूट्रस की जो इंटरनल लाइनिंग है एंडोमेट्रियम, वो ग्लैंडुलर होती है, उसके ऊपर एक पतली सी लाइनिंग होती है म्यूकस की। ठीक है, तो ये म्यूकस की लाइनिंग है, इसको क्या कर देता है, इस तरीके से बना देता है सर्विक्स पर जाके कि अब काफी डेंस हो जाती है। म्यूकस की लाइनिंग कैसी हो जाती है आपकी, काफी डेंस हो जाती है। तो म्यूकस की लाइनिंग डेंस होने के कारण अब उसमें एंट्री नहीं कर पाते हैं स्पर्म, और जब स्पर्म एंट्री नहीं कर पाएंगे तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस निल हो जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये तीनों इसकी प्रिंसिपल समझ में आ गई। ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट करता है, इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करता है, और जो क्वालिटी है म्यूकस की उसे काफी डेंस कर देता है, जिसके अंदर जो स्पर्म है आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है, यानी कि मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है और फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ठीक, तो ये है आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से लीजिए। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा इसमें? चलिए, ओके बेटा, रफ कर दूं उसे। अब आते हैं आपके इंजेक्शन और इम्प्लांट्स। क्या है? इंजेक्शन। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत जगह बोर्ड वगैरह भी लगा होता है कि एक इंजेक्शन लगाइए और 5 ईयर तक प्रेगनेंसी का जो भी डर है उससे दूर रहिए। ठीक है, या उससे भी ज्यादा ईयर तक। तो ये जो आपके पिल्स हैं, पिल्स में जो केमिकल कंपाउंड होता है, मींस जो आपका हार्मोन है प्रोजेस्ट्रोजन, वही प्रोजेस्ट्रोजन किस में होता है? इंजेक्शन में होता है। ठीक है, अगर ये पिल्स है, पिल्स को रेगुलरली आपको इनटेक करना होता है, लेकिन जो आपका इंजेक्शन है, इंजेक्शन एक बार लगवा लिया तो उसके बाद जो प्रेगनेंसी है उसके चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो वो इफेक्टिव रहता है विद इन 3 ईयर्स, विद इन 5 ईयर्स तक ये इंजेक्शन इफेक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो इंजेक्शन में भी बिल्कुल क्या होता है आपका, इट कंटेन प्रोजेस्टोजन, प्रोजेस्टोजन प्लस प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। अरे यार, मैं सोच रही मार कर चल जाए, चल भी नहीं रहा है। कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है? प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि प्रेजेंट था किसके अंदर, आपका पिल्स के अंदर। समझ में आई इतनी बात? अब ये जो है, ये इसमें जो अमाउंट है, इसमें अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन और जो आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजन है, इनका अमाउंट पिल्स से ज्यादा होता है। ठीक है, तो पिल्स से ज्यादा होता है तो हो सकता है ये आपकी बॉडी पर एडवर्स इफेक्ट डालें। और एक और बात, जो पिल्स है, पिल्स अगर आपने 1-2 दिन 4-6 दिन नहीं लिया किसी लेडी ने, तो उसके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बन जाते हैं। इनफैक्ट पिल्स में कंट्रोल होता है लेडी का कि वो कंसीव करना चाहती है या नहीं। लेकिन जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन एक बार लगवाने के बाद बीच में अगर वो कंसीव करना चाहती है तो वो लेडी तब तक कंसीव नहीं कर पाएगी जब तक कि इन हार्मोन का जो इफेक्ट है उसकी बॉडी पर बना रहेगा। बात समझ में आई? यानी कि पिल्स को बंद करके और बंद कर दिया तो प्रेग्नेंट हो सकती है लेडी, लेकिन इनका असर जब तक बॉडी में रहेगा तब तक कोई चांसेस नहीं रहेंगे किसके? प्रेगनेंसी के। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट है इसी में कि इसका जो एक्शन है, ठीक, इसका जो एक्शन है कैसे वर्क करता है? एक्शन इज सिमिलर, सिमिलर एज पिल्स। बिल्कुल पिल्स की तरह ही इनके एक्शन है, जैसा पिल्स काम करता है ना, ओव्यूलेशन को कम कर देता है ये सब, इसीलिए इसके जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल भी सेम यही है। ठीक है, तो मुझे प्रिंसिपल मैंने रफ नहीं किए थे इसीलिए मुझे दोबारा नहीं लिखने पड़ेंगे। तो क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन सेम है, बस अंतर क्या है कि इसमें एक साथ बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है
किस में, इंजेक्शन में और पिल्स में थोड़े थोड़े अमाउंट में डेली इनटेक किया जाता है। तो आप ये समझ रहे होंगे, इसका काम वही है, हार्मोन वही है, तो काम भी वही होगा। ये इनहिबिट करता है ओव्यूलेशन को, ये इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करता है और म्यूकस की क्वालिटी को चेंज कर देता है, जिससे कि स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर पाते। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल है पिल्स का, वही प्रिंसिपल है किसका, इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स का। ठीक है, तो जरा इसको भी स्क्रीनशॉट लेके लिखिएगा। अब इसमें एक और बात आती है, कौन सी, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक, केवल मुझे इसमें यही यही रिप्लेस करना है। ठीक है, क्या है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव। इसमें क्या होता है, इट कंटेन लार्ज अमाउंट, बस यहाँ पर लार्ज लिख दीजिए, इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। ठीक है, जो इमरजेंसी पिल्स है मीन्स ना तो उस लेडी ने इंजेक्शन लिया हुआ है पहले से और ना ही वो पिल्स खा रही है, और फिर उसके साथ जैसे ये यूज किए जाते हैं अधिकतर अनप्रोटेक्टिव क्वाइटिस के टाइम पर या रेप केस में। ठीक है, तो अगर किसी फीमेल का रेप हुआ है या उसके साथ कोई अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स किया गया है, तो ये इमरजेंसी पिल्स खिलाई जाती। इमरजेंसी पिल्स बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं क्योंकि इनमें बॉडी पर बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, लार्ज अमाउंट में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, स्टीरॉयड प्रेजेंट होते हैं इसलिए। ठीक है, और ये कब इनटेक की जाती है, इसमें एक पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, इट इनटेक within 72 hours of unprotected coitus या intercourse, unprotected intercourse or in rape cases। ठीक है, तो ये अधिकतर केवल डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलती हैं और ये कब ली जाती हैं, विद इन 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, या फिर रेप केसेस में जो विक्टिम है उसे ये आपकी जो इमरजेंसी पिल्स हैं वो खिलाई जाती हैं। इसमें लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन का मिक्सचर होता है। एक्शन बिल्कुल सिमिलर होता है पिल्स के, और प्रिंसिपल है उसमें ये जो आपका ओव्यूलेशन नहीं है ये वाला आता है, इट इनहिबिट इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो ये किस फंक्शन पर, किस पर बेस्ड होती हैं, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होती हैं, इट इनहिबिट इम्प्लांटेशन। ठीक है, क्योंकि जो रेप केस है उसमें ओव्यूलेशन को तो नहीं रोका जा सकता था क्योंकि पहले से तो उसने पिल्स वगैरह इंटेक नहीं की हैं, ठीक है, इंजेक्शन नहीं लिए हैं, तो इसमें केवल एक ही चीज को रोका जा सकता है, वो भी किसको, इम्प्लांटेशन को। रेप केसेस या अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स में जो प्रेगनेंसी है उसे रोकने के लिए केवल एक ही काम हो सकता है कि जो फर्टिलाइजेशन हो चुका है, ओवा और स्पर्म का जो फ्यूजन हो चुका है, उसे केवल और केवल उसमें इम्प्लांटेशन ना हो, और जब इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो बेबी का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसका केवल और केवल एक ही प्रिंसिपल है, इट इनहिबिट इम्प्लांटेशन। इससे अधिक अमाउंट में ये हार्मोन प्रेजेंट होने के कारण इम्प्लांटेशन नहीं होता। ठीक है, तो ये आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। और यहाँ पर आपकी जो ओरल कॉन्ट्रोसेप्टिव हैं, इंजेक्शन और इम्प्लांट्स हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रोसेप्टिव हैं, ये सारी मैंने आपको कंप्लीट करा दी। ठीक है, चलिए, और इसके बाद आपका बचेगा सर्जिकल मेथड, और सर्जिकल मेथड हम कल पढ़ेंगे। आई थिंक इतना आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, और ये चैप्टर भी काफी छोटा है, इनके प्रिंसिपल काफी इंपॉर्टेंट है, उन्हें आप नोट कर लीजिएगा। मैं आज केवल आपसे एक या दो क्वेश्चन पूछूंगी, फटाफट से आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये बताइए कि व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पिल्स, विच हार्मोन इज प्रेजेंट इन पिल्स। कौन सा हार्मोन है जो कि पिल्स में प्रेजेंट होता है, और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होता है, आंसर दीजिए बेटा जल्दी से।
कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होता है? ओके, सौम्या, कुसुमलता, वेरी गुड। नम्रता, वेरी गुड। प्रोजेस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, इमरजेंसी पिल्स कितने टाइम के बाद इनटेक करनी, विद इन कितने टाइम में इनटेक करनी होगी अनसेक्सुअल इंटरकोर्स में? 72 आवर्स, वेरी गुड।